चलें, ये नेक्स्ट पेज मैंने आपके साथ शेयर किया है। इस पेज को आप अगर देखें अंदर इस पेज के ऊपर कॉस्टिंग सिस्टम में प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम accumulate the cost of product process costing system accumulates करती है cost of production process and assign them to the product that comprise the organization output. प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट को एक्यूमुलेट किया जाता है, वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में अकर होती, उन्हें प्रोडक्ट के ऊपर असाइन किया जाता है और आउटपुट जो दे रहा होता है, यानी जो मैन्युफैक्चर्ड होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट होते हैं, उसमें उसको रिपोर्ट हैज टू बी मेड अंडर दिस कॉस्टिंग सिस्टम। जिस तरह जॉब ऑर्डर में कॉस्ट शीट बन रही थी और कॉस्ट शीट से ये पता चलता था कि इस जॉब को कंप्लीट करने में कितनी कॉस्ट आई है, और उसी कॉस्ट शीट की मदद से यूनिट कॉस्ट निकाल लेते थे। यहाँ पर हम प्रोडक्शन रिपोर्ट के ज़रिए से यूनिट कॉस्ट को मालूम करेंगे, और प्रोडक्शन रिपोर्ट ही प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर वो रिपोर्ट है जिससे आप पूरे पीरियड के दौरान जितने यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं रिपोर्ट की शक्ल में साइज करके शो कर सकते हैं। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में जो चीज़ तैयार होगी वो है प्रोडक्शन रिपोर्ट। अब उसके बाद देखें, फिर आगे कहा गया कि कंपटीशन ऑफ द कंपटीशन ऑफ work performed during the period is the key part of the production report. Unit cost निकालना। You might think that no, just divide total cost by the number of, ऐसा नहीं है कि यूनिट कॉस्ट निकालना क्या मुश्किल है, जॉब ऑर्डर में भी तो यूनिट कॉस्ट निकाली थी। टोटल कॉस्ट जितनी आई है प्रोडक्शन की, उसको टोटल यूनिट से डिवाइड कर दो। प्रोसेस में ऐसा नहीं होता। However, थर्ड लाइन में पढ़ रहा हूँ ये यहाँ पर, however this line, however the presence of work in process inventory causes problem। कि जो इन्वेंट्री है, बचा हुआ सामान है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसका मतलब क्या है भाई, प्रॉब्लम किस तरह की प्रॉब्लम? तो समझें इस बात को कि अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि हमने 10,000 यूनिट्स को बनाने पे काम 10,000 यूनिट्स बनाने शुरू किए, उन 10,000 यूनिट्स के ऊपर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट पुट कर दी, और महीने के आखिर में पूरे 10 के 10,000 यूनिट्स कंप्लीट हो गए, कोई यूनिट नहीं बचा, तो फिर तो मसला है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही पुराना तरीका इस्तेमाल कि जितनी टोटल कॉस्ट आई है उसको 10,000 यूनिट से डिवाइड कर दो। कि वर्क इन प्रोसेस के अंदर महीने के आखिर में कुछ ना कुछ यूनिट्स इनकम्प्लीट होते हैं, जिन पे 100% काम कंप्लीट हुआ नहीं होता, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं यूनिट कॉस्ट निकालने में। आगे कहा गया, यू कैन नॉट कैलकुलेट द टोटल आउटपुट ऑफ पीरियड बाय जस्ट टेकिंग द सम ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स एंड वर्क इन प्रोसेस। उसने कहा यहाँ पर कि आप टोटल आउटपुट यूनिट्स जो हैं वो सिर्फ कंप्लीटेड और वर्क इन प्रोसेसिंग दे रहे हैं। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री आर नॉट 100% कंप्लीटेड, वो 100% कंप्लीटेड नहीं है एंडिंग के यूनिट्स। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, ये एक सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोसेस कॉस्टिंग का, इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। ये हो जाएंगी इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या है? कहा गया कि थर्ड हेडिंग में डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, दिस वन, कि अ डिपार्टमेंट्स आउटपुट, डिपार्टमेंट्स के आउटपुट से मुराद जो यूनिट्स तैयार होकर जा रहे हैं डिपार्टमेंट से, ऑलवेज स्टेटेड इन द टर्म ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन।
Equivalent units can be defined as that could have produced given the total amount of manufacturing efforts expended for the period under consideration. किसी भी पीरियड वो यूनिट्स जिस पर आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को अकर किया है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग एफर्ट्स उस पर लगी हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जितने यूनिट्स पर आई है एक पीरियड के दौरान, एक महीने के दौरान, एक क्वार्टर के दौरान, एक कोई भी पीरियड हो सकता है, उन यूनिट्स को कहा जाएगा। मिसाल आपको दूं मैं, हमने 10,000 यूनिट्स पे काम शुरू किया और जब महीना खत्म हुआ तो पता चला कि 10,000 के 10,000 कंप्लीट नहीं हुए, अभी तो सिर्फ 8,000 यूनिट्स कंप्लीट हुए और 2,000 यूनिट्स अभी इनकम्प्लीटेड है। यूज हुआ, डायरेक्ट लेबर इस्तेमाल हुई और ओवरहेड का जो खर्चा आया वो 10,000 यूनिट्स पर आया या 8,000 यूनिट्स पर आया। कुछ स्टूडेंट्स का जवाब आएगा कि सर 8,000 यूनिट्स पे आया, क्योंकि कंप्लीट 8,000 होता है कि वो जो 2,000 यूनिट्स इनकम्प्लीट हैं उस पे क्या 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है, उस पर भी खर्च हुआ है। कुछ परसेंटेज, कुछ कॉस्ट उस पर आ चुकी है और कुछ आना बाकी है जो एंडिंग के। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ 8,000 यूनिट्स पे कॉस्ट आई है। अगर कोई जवाब इसमें भी मसला है कि 10,000 पे इसलिए कॉस्ट नहीं आई क्योंकि 10,000 में से कुछ यूनिट्स की परसेंटेज अभी कंप्लीट ही नहीं हुई, तो आप पूरे 10,000 नहीं ले सकते। क्या किया जाए? उसका फिर हल ये है कि आपको मालूम करना होगा कि जो एंडिंग में 2,000 बचे हुए हैं वो कितने परसेंट कंप्लीटेड। उन कंप्लीटेड को 8,000 यूनिट्स में ऐड कर लें, वो कहलाएंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी जो कॉस्ट अकर हुई, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट अकर हुई वो कितने यूनिट्स में डिवाइड होनी चाहिए, वो कहलाएंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ मैं रिपीट करूँ अपनी वो वाली बात जो अभी 2-4 मिनट पहले मैंने आपसे कही कि अगर हम ये चीज एज्यूम कर लें कि 10,000 यूनिट्स बनना शुरू हुए थे और 10 के 10,000 कंप्लीट हो गए, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे? 10,000 होंगे। डिवाइड होनी चाहिए 10,000, वो कहलाएंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितने यूनिट्स की इक्विवेलेंट है, कितने यूनिट्स में डिवाइड होनी चाहिए? 10,000। लेकिन अगर 10,000 में से 2,000 अभी इनकम्प्लीट हैं तो मालूम करना पड़ेगा कितने परसेंट काम कंप्लीट हो चुका है, वो ऐड होगा 8,000 में और फिर हमें मालूम होगा कि ये इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। चलें आगे रीड करते हैं इसको। यहाँ पर आ जाए आप इस जगह पे। Why we compute the equivalent units? The answer is very simple, because the completed units alone will not accurately measures। अभी यही बात हम डिस्कस कर रहे थे कि सिर्फ completed units जो है मेजरमेंट नहीं कंप्लीटेड। जो कॉस्ट आई होती है, यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है ना, ये एफर्ट्स का, डिपार्टमेंटल एफर्ट्स, यानी डिपार्टमेंटल एफर्ट्स से मुराद वो तमाम एफर्ट्स जो कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के ऊपर आ रही है, वो सिर्फ कंप्लीटेड पे नहीं आई बल्कि वो एंडिंग की भी कुछ परसेंटेज पर आ चुकी है। टू एक्यूरेटली मेजर आउटपुट दीज पार्शली कंप्लीटेड, अगर आपको मालूम करना है कि एक्यूरेट कितने आउटपुट्स हैं, तो जो पार्शली कंप्लीटेड है also be considered in the output computation. This is done by mathematically converting the partially completed units into the fully completed units and then adjust the output figure accordingly. क्या कंपटीशन है? नीचे फिर नेक्स्ट हेडिंग आ गई उसकी, कंपटीशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स की, कि a unit would not be transferred out unless it is completed। पहले उसने बताया कि जब आप किसी प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में, तो
जब तक यूनिट ट्रांसफर नहीं होगा, जब तक वो 100% कंप्लीट नहीं हो जाएगा. Thus, the every transferred out units is an equivalent units. वही बात जो मैंने बताई थी कि 10,000 यूनिट्स में काम शुरू हुआ और 10,000 के 10,000 कंप्लीट हो गए, तो ये सब इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं बेटा, ये सब इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं. लेकिन अगर 10,000 में से 2,000 अभी कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन जो 2,000 बचे उसमें से भी कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जिनके उन इक्विवेलेंट यूनिट्स को 8,000 के साथ ऐड करना है. सेकंड लाइन में लिखा था यूनिट्स रिमेनिंग इन एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी हाउएवर आर नॉट कंप्लीटेड, so to convert the work in process inventory into equivalent units, परसेंट काम कंप्लीट हुआ है उसका. अब ये नीचे उसने बताया उसके एक चार्ट बना के कि आपके पास इक्विवेलेंट यूनिट्स की जो कैलकुलेशन है उसमें कंप्लीट एंड ट्रांसफर्ड आउट यूनिट्स है. जैसे कि 10,000 में से 8,000 कंप्लीट हो गए थे, इसमें ऐड कर दें जो 2,000 बचे हुए थे उसमें कितने परसेंट काम कंप्लीट था वो इसमें ऐड कर दें, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन आ जाएंगे. वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंटरी मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन. इसमें अभी तक हम बिगिनिंग को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बिगिनिंग को बाद में डिस्कस करेंगे. उसने फिर कहा एज्यूम दैट a company a department assume that department A of a company had the following data for January 2000. शेयर कर रहा हूँ